द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन 13 मिनट्स पार्ट 1। भारत की इतिहास भरपूर है ऐसे कहानियों से जो पुरानी सभ्यताओं, धर्मों और संस्कृतियों की कहानियां बताती हैं, जो पैलियोलिथिक एज तक जाती हैं। भारत की सभ्यता उनमें से एक है जो सबसे पुरानी है और दुनिया के मंच पर सदियों तक अपना योगदान दे रही है और आगे भी देगी। जबकि यह सच है कि भारत के पूरे इतिहास को एक वीडियो में पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता, फिर भी यह एक ऐसा विषय है जिसे हमें गहराई से जानना और समझना चाहिए। गुफाओं के चित्र और पत्थर के औजार से सबूत मिलते हैं जो दिखाते हैं कि भारत में मानव गतिविधियों का प्रारंभ लगभग 4 लाख से 2 लाख ईसा पूर्व के बीच हो सकता है। हमें उस समय के सभ्यताओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन हमें यह पता है कि एक पहली सोफिस्टिकेटेड समाज जो भारत की धरती पर थी वह हड़प्पन लोग थे, जो शायद पहले कुछ हजारों बीसी में रहते थे। इंडस नदी के किनारे बसे हड़प्पन लोगों के पास अपनी लिखाई की प्रणाली थी, विकसित सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं थीं और शहर की सफाई और वास्तुकला भी प्रभावी थी। यह नहीं पता कि यह सभ्यता 1500 ईसा पूर्व के आसपास क्यों समाप्त हो गई, लेकिन कुछ लोग इसके विनाश को वहां के आम बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं को या फिर पश्चिम और केंद्रीय एशिया के हमलावरों के कारण मानते हैं। भारतीय इतिहास में एक और प्रसिद्ध सभ्यता का प्रदर्शन करने वाली सभ्यता थी वैदिक आर्य। ये लोग शुरुआत में ऐसे प्रवासी थे जो एक प्राचीन संस्कृत भाषा बोलते थे और अपनी काबिलियत और अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध थे। जो नाम उन्हें दिया गया वैदिक लोग, वह उनके 4 पवित्र ग्रंथों या वेदों से आता है, जिनमें इस सभ्यता के जीवन और विचारों का एक झलक मिलता है। ये वेदों को अक्सर हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ माना जाता है और वैदिक सभ्यता को यह माना जाता है कि उन्होंने अपनी संस्कृति को लगभग 1000 ईसा पूर्व तक भारत के एक बड़े हिस्से तक फैलाया था। वैदिक आर्य अपने साथ अपने दार्शनिक विचार भी लाए। इन विचारों का मतलब यह था कि सुख और मुक्ति इंसान के नैतिक और आचार से मिलती है और इंसान का जीवन उनकी स्थिति पर आधारित होना चाहिए, लेकिन हमेशा धार्मिक और सही होना चाहिए। वैदिक आर्य ने अपना सामाजिक व्यवस्था भी बनाई थी जब उन्होंने अपना प्रभाव फैलाया। यह व्यवस्था मुख्यतः 3 वर्गों में थी: ब्राह्मण या पुजारी, क्षत्रिय या योद्धा और वैश्य या आम आदमी। आर्यंस ने अपने गांव और बस्तियों को भारत के कोने कोने तक फैलाया। जैसे जैसे उनकी अपनी सभ्यता विकसित और समृद्ध होती गई, संस्कृति और व्यापार दोनों क्षेत्रों में, पूरा उत्तरी भारत में 16 अलग अलग बस्तियां या राज्य फैली हुई थीं, जिनमें गांधार, कोसला, कुरु और मगध शामिल थे। मगध ने विशेष रूप से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के दौरान अपने राज्य को बढ़ाते हुए अपना गोल्डन एज देखा और उसके नेता ने अपने प्रभाव को मजबूत किया और मौर्य साम्राज्य का गठन किया, जो कि भारत का पहला साम्राज्यवादी शक्ति माना जाता है। मौर्य साम्राज्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र, आज के पटना के पास में स्थापित की। अद्भुत मंदिर, पुस्तकालय, महल और एक विश्वविद्यालय तक बनाई। इस साम्राज्य का व्यापार सफलता से भरा हुआ था और उन्होंने एक ऐसा शासन व्यवस्था बनाई थी जो प्रशंसनीय थी और एक मजबूत सेना बनाई थी। जब मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट चंद्रगुप्त के पोते अशोक के समय कलिंग के राज्य के साथ खून खराबे वाली लड़ाई के बाद उन्होंने अपने नए बुद्ध धर्म को अपनाते हुए अहिंसा का रास्ता अपनाया। सिद्धार्थ गौतम, जो कि बुद्धा हैं, उनका जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और जब सम्राट अशोक का राज्य था तो उनके द्वारा स्थापित धार्मिक व्यवस्था भारत भर में बढ़ती जा रही थी। लेकिन शायद उन्होंने अपने युद्ध में हिस्सा न लेने के कारण मौर्य साम्राज्य 2री शताब्दी ईसा पूर्व में अपने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को मार दिए जाने के बाद टूट गया। बृहद्रथ को उसके अपने कमांडर इन चीफ ने मार दिया, जो बाद में 150 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना करेगा। जबकि यह कहा जाता है कि बृहद्रथ के हत्यारे पुष्यमित्र ने बौद्धों का शोषण किया। यह लगता है कि बौद्ध धर्म को उसके शासन के दौरान कोई कमी नहीं हुई थी। पुष्यमित्र के राज्य में उसके राज्य ने कई प्रदेशों पर
अपना प्रभुत्व बनाए रखा था और उसने दूसरे शक्तियों से अपने क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए किए गए प्रयासों का मुकाबला किया। फिर राजकुमार के मरने के बाद उसका वंश अपने महत्व में कमी दिखाने लगा। यह वंश कुछ खास महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाया और उनका प्रभुत्व छोटा और स्थायी नहीं रहा। इस समय भारत में कई बस्तियों पर आक्रमण करने वाली शक्तियों का प्रभुत्व था, जिनमें से एक कुषाण साम्राज्य था, जो अपने महत्वपूर्ण व्यापारिक रिश्ते के लिए जाना जाता था, जो सिल्क रोड के जरिए चीनी, पारसी और रोमन साम्राज्यों के साथ व्यापार करता था। एक कुषाण राजा कनिष्क पहली सदी ईस्वी में बौद्ध धर्म को अपनाता है और इस धर्म को क्षेत्र भर में फैलाने में मदद करता है। 75 ईस्वी में कुषाण साम्राज्य ने एक नए युग की शुरुआत की, जो शक युग के नाम से जाना जाता है। कुषाणों से कुछ दूर दक्षिण में कुछ और शक्तियां उठीं, गिर गईं और एक दूसरे के बीच प्रभुत्व के लिए लड़े। इस समय दक्षिण में सातवाहन, चेरा, चोला और पांड्य के राज्यों ने अपना महत्वपूर्ण प्रभुत्व बना रखा था। क्लासिकल युग के दौरान गुप्त साम्राज्य ने उत्तर भारत का मुखौटा बनाया और इस दौरान पूरा क्षेत्र उनकी प्रभुत्व में था, जो अक्सर उत्तर भारत के गोल्डन एज के रूप में जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य के शासन को कानून और व्यवस्था, साथ ही सांस्कृतिक समृद्धि का समय माना जाता है। साम्राज्य के शासक सेना के सफर के अनुभव से अनजान नहीं थे, लेकिन उनका लक्ष्य अपने क्षेत्र को शांति के रास्तों से बढ़ाना था, जैसे कि वैवाहिक गठबंधन, न कि केवल युद्ध के माध्यम से। गुप्त साम्राज्य ने सदियों तक सफलता देखी, लेकिन अंत में 5वीं और 6ठी सदी के दौरान उनका पतन होना शुरू हो गया, जब केंद्रीय एशिया से आए हुए हंस ने गुप्त साम्राज्य की भूमि को कब्जा करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों अपने अपने रूप में प्रगति करते गए, वैसे वैसे स्थानीय और दूसरे राज्यों के शासक अपने प्रभुत्व और भूमि के लिए लड़ते रहे। भारतीय सभ्यता में अगला बड़ा बदलाव इस्लाम के आगमन के साथ आया। फिर मुस्लिम धार्मिक प्रचारक मोहम्मद के मौत के बाद उन्होंने 1 साल में भारत के लिए अपने मिशन भेजने लगे। मुस्लिम सुल्तानों का एक सिलसिला शुरू हुआ, जिन्होंने भारत में यात्रा की और सिंध, मुल्तान और सोमनाथ जैसे स्थल अपने कब्जे में लिए। यह आक्रमण अपने साथ देश के स्थानीय राज्यों की हार और हिंदू मंदिरों का विनाश ले आया। राजपूत ने सुल्तान के आक्रमण करने वाले सैनिकों के खिलाफ एक प्रबल रूप से अपना प्रतिकार दिया, लेकिन 1192 में मोहम्मद गौरी और उसकी सेना के द्वारा उन्हें आखिरी बार हराया गया। जब इस्लाम भारत में अपना प्रभाव बनाने लगा, तो दूसरे पहले से प्रमुख धर्मों जैसे बौद्ध धर्म में गिरावट आई। 13वीं शताब्दी के शुरू होने तक दिल्ली सुल्तानत के प्रभाव का युग आया। दिल्ली सुल्तानत का पहला वंश कुतुब अल दीन ऐबक ने स्थापित किया। स्लेव डायनेस्टी ने सुल्तानत पर अपना नियंत्रण रखा, जब तक 179 के आसपास खिलजी डायनेस्टी ने अपना कब्जा नहीं किया। पहले जलालुद्दीन खिलजी के हाथ उसकी फैमिली ने तकरीबन 1 साल तक ताज रखा, जब तक 1320 में तुगलक डायनेस्टी ने ताकत हासिल नहीं की। तुगलक डायनेस्टी ने तकरीबन 1412 तक हुकूमत अपने पास रखी थी, लेकिन 199 में तिमूर के दिल्ली पर आक्रमण ने स्थिति को मुश्किल बना दिया। जैसे जैसे तुगलक डायनेस्टी कमजोर हुई, सैयद डायनेस्टी ने 1414 में उनका स्थान लिया। सैयद डायनेस्टी तकरीबन 37 साल तक रही, लेकिन अंतिम शासक के शासन को विद्रोह और असंतुलन ने छोड़ दिया। जैसे जैसे यह वंश अपने महत्व से गिरता गया, एक और राजा की वंश का शासन आया और यह था लोधी डायनेस्टी। नई डायनेस्टी इब्राहिम खान लोधी के मरने तक रही, जो पानीपत की लड़ाई में काबुल के राजा बाबर के सैनिक के हाथों से मारे गए थे। 1526 में इब्राहिम की मौत ने दिल्ली सुल्तानत के अंतिम अंत को जन्म दिया। लोधी डायनेस्टी से मुक्ति मिलने के बाद बाबर ने मुगल डायनेस्टी की स्थापना की, जो आगे चलकर इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक बन गई। मूल तुर्किक मंगोल साम्राज्यिक शक्ति ने 2 सदियों तक भारत के अधिकांश हिस्से पर राज किया और सांस्कृतिक विकास और वास्तुकला में महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की, जिसमें महान ताजमहल भी शामिल है। अपनी बड़ी सफलता के बावजूद मुगल साम्राज्य
18वीं शताब्दी के शुरू होने तक अपने पतन की ओर बढ़ने लगा, जब विद्रोह के बाद और भी ज्यादा विद्रोह ने उसकी प्रभुत्व को हिला दिया। मराठों और ब्रिटिश से आई धमकियों के साथ साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी पहले से ही इस क्षेत्र में मौजूद थी। ब्रिटिशों का शासन उस समय और बढ़ने लगा जब मुगल्स का पतन हो गया। 1957 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर प्रभुत्व बढ़ने लगा था और फिर स्थानीय लोगों ने इसे बिल्कुल भी नहीं सहा, जिसे एक छोटा सा विद्रोह शुरू हुआ जो मेरठ में भारत के सैनिकों के द्वारा था। वह जल्दी ही एक विशाल विद्रोह में बदल गया और इसे 1957 के इंडियन म्यूटिनी के नाम से जाना गया। यह विद्रोह बाद में भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना गया, और जबकि ब्रिटिश ने कुछ महीनों में इस विद्रोह को दबा दिया, लेकिन इसने अनिवार्य रूप से लंबी समय तक प्रभाव डाला। विद्रोह के जवाब में 1 नवंबर 1958 को ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि भारत को ब्रिटिश क्राउन के नाम पर शासन किया जाएगा। उस समय के बाद स्थानीय लोगों ने अपने भूमि पर ब्रिटिश प्रभुत्व को लेकर अपना असहमतिपूर्ण और क्रोध भरा रवैया रखा, और राष्ट्रवादी जज्बात और आंदोलनों का सफाया होना अभी भी दूर था। आज़ादी की ओर अगला बड़ा कदम तब आया जब महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के साथ अपना सारा सहयोग वापस लेने का फैसला किया और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया। जब इस रणनीति से चाहा गया परिणाम नहीं मिला, तो गांधी ने दिसंबर 1929 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अपनाया। मूल रूप से यह आंदोलन एक भारतीय स्वतंत्रता दिवस की घोषणा थी, जिसे 26 जनवरी को मनाया जाना था। फिर से गांधी की यह रणनीति भी असफल रही और इस बार तो उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, जबकि कई दूसरे विद्रोहियों को मार दिया गया। फिर ब्रिटिश को अंत में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होना पड़ा, जो नवंबर 1930 में शुरू हुई थी, जिसमें दूसरी बैठक में गांधी ने भी भाग लिया। ये कॉन्फ्रेंस भी एक और असफलता का सबूत बनी और सिविल डिसोबीडियंस एक बार फिर से जगा दिया गया। गांधी का अगला प्रयास क्विट इंडिया मूवमेंट भी कोई बड़े परिणाम नहीं ला सका। वर्ल्ड वॉर 2 ने नए मसले खड़े किए जब भारत को ब्रिटिश के द्वारा युद्ध में शामिल होना पड़ा, लेकिन युद्ध के अंत के बाद एक नई लेबर पार्टी भारत में शक्ति में आई, जो स्वतंत्रता के लिए असीमित आंदोलनों और संघर्ष के प्रति अपना समर्थन दिखाया। आखिरकार 14 अगस्त की रात को 15 अगस्त 1947 में भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। इतना कम समय में भारत का पूरा इतिहास को देखना मुश्किल है, इसलिए इस वीडियो का पार्ट 2 जल्दी आने वाला है। तो मिलते हैं पार्ट 2 में।